यूरोपियन देशों की भारत को रूस के खिलाफ खड़ा करने की जिद क्यों? पश्चिमी देशों का भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर। यूरोपियन देशों का क्या फायदा है? क्यों भारत पर रूस के खिलाफ होने के लिए प्रेशर बनाते हैं? भारत के बहाने यह अपना हित क्यों साधते हैं? यूरोपियन देश भारत के साथ डबल गेम क्यों खेलते हैं? इन सभी बातों का क्या है जवाब? हम आपको बताते हैं विस्तार से, तो देखते रहिए हमारा चैनल फर्स्ट फ्रेम न्यूज। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको देते हैं भारत से संबंधित विश्व की खास खबरें और करते हैं खबरों की विवेचनाएं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मिलती रहेगी ताजा तरीन खबरें और जानकारियां। फर्स्ट फ्रेम न्यूज, खबर हर पल। नाटो सदस्य देश में एक देश है जर्मनी, जो रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस के साथ संबंधों को बढ़ाता रहा और अरबों रुपए के रूसी ऊर्जा और तेल खरीदता रहा। वह चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। पश्चिमी देशों का भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। पश्चिमी देशों में वह सब वही देश है जो केवल स्वार्थ से भरे हुए हैं और अपना हित देखने वाले हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन G7 देशों के पहले नेता हैं, जो युद्ध के बीच यूक्रेन दौरे पर गए थे और राजधानी कीव की सड़कों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुस्कुरा रहे थे। यूक्रेन युद्ध ने बोरिस जॉनसन को न केवल पार्टी गेट घोटाले से ध्यान हटाकर जॉनसन के राजनीतिक भाग्य को फिर से जिंदा कर दिया। यूक्रेन युद्ध ने बोरिस जॉनसन को केवल पार्टी गेट घोटाले से ध्यान हटाकर जॉनसन के राजनीतिक भाग्य को फिर से जिंदा कर दिया और रूस को कोस कोस कर कट्टर खलनायक बनाकर बोरिस जॉनसन ने अपने राजनीतिक भविष्य का इंश्योरेंस भी करा लिया। ब्रिटेन और पश्चिमी देश जो इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान की बर्बादी के सबसे प्रमुख आरोपी हैं, वही रूस की निंदा नहीं करने वालों को मानवता का दुश्मन बता रहे हैं। नाटो देश अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया और सीरिया में सीधी लड़ाई में शामिल हुए और इन देशों को हथियारों का परीक्षण केंद्र बना दिया। लड़ाई ने इन देशों को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आने वाले सैकड़ों सालों के बाद भी इनका मुकद्दर बदल जाए तो गनीमत होगी। इतना ही नहीं, इस वक्त जब यूक्रेन युद्ध के मैदान में खड़ा है और अपने आधे से ज्यादा देश को बर्बाद कर चुका है, तो ये वही यूरोपियन देश है जो साइड में खड़े होकर युद्ध की धधकती ज्वाला में पेट्रोल डाल रहे हैं। अभी तक किसी भी यूरोपियन देशों के नेता ने युद्ध में शांति की अपील नहीं की है, बल्कि यह देश लगातार जेलेंस्की को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, अपने हथियारों का परीक्षण यूक्रेन में कर रहे हैं। लेकिन वह कदम जिन कदमों से युद्ध रुक सकता है वह नहीं उठा रहे। यूरोपियन देश सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली नीतियों के सहारे चलकर पश्चिमी देश रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन इनकी चालाकी बाकी के देशों को दिख रही है। इन्होंने रूस के खिलाफ वह प्रतिबंध भी नहीं लगाए जिनसे इनका खुद का नुकसान होता। इन्होंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर तो कर दिया, लेकिन स्विफ्ट के एक सिस्टम में अभी भी रूस को रखा, क्योंकि इसी सिस्टम के जरिए यूरोपियन देश रूस को तेल और गैस के बदले पैसा भेज सके और यह सभी देश रूस से तेल और गैस अभी भी खरीद रहे हैं और पेमेंट रूबल में कर रहे हैं। अगर यूरोप के मन में रूस के खिलाफ इतना ही गुस्सा होता तो जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन रूसी ऊर्जा की आपूर्ति
पर प्रतिबंध लगा देते, लेकिन चालाक लोमड़ी की तरह यूरोप ने केवल अपना हित देखा और केवल अपने लिए रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाए। आखिर यूरोपीय देश भारत पर क्यों प्रेशर बना रहे हैं? अमेरिका और पश्चिमी देश चीन के खिलाफ भारत को प्रमुख अस्त्र की तरह देख रहे हैं। पश्चिमी देश भारत को हमेशा चीन और पाकिस्तान का डर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि इतिहास गवाह रहा है कि चीन के विकास का रास्ता अमेरिका ने ही खोला था। वहां के राष्ट्रपति निक्सन ही थे जो सबसे पहली बार चीन गए थे और इन्होंने ही ताइवान को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालने का चीन के साथ समझौता किया था। अब यह वही अमेरिका है जो ताइवान को बचाने के लिए डींगे हाँक रहा है, लेकिन अभी भी ताइवान को एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाने के लिए नाम पर वह चुप हो जाता है और साथ ही अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए के हथियार देकर भारत के खिलाफ खड़ा करता है। और जब अमेरिका का काम निकल गया तो बारूद के ढेर पर पाकिस्तान को बिठाकर उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था की बदहाली पर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं मिला। पिछले 2 महीने में अमेरिका के 3 उच्च अधिकारियों ने और ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि भारत को रूसी हथियारों को बदलने में सभी पश्चिमी देशों को मदद करनी चाहिए, जिसके लिए अमेरिका $500 मिलियन इंडिया को हथियार के मद में मुफ्त दे रहा है। मतलब यहाँ कि इनका अब गेम समझिए। भारत जो नया हथियार खरीदेगा रूसी हथियारों को बदलने के लिए, उन हथियारों की सप्लाई अमेरिका से ही होगी और इसके साथ शर्त भी साथ में है। शर्त यह है कि वह बताएगा कि इन हथियारों को किस देशों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और उधर वही अमेरिकी हथियारों की तुलना में रूस ने भारत को काफी कम कीमत पर हमेशा से हथियार दिया है और साथ ही साथ हथियार को बनाने की टेक्नोलॉजी भी बिना शर्त दी। इसी वजह से भारत ने लगातार रूस से हथियार खरीदे और रूस ने हथियारों की सप्लाई के एवज में कोई कंडीशन नहीं रखी कि यह हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, किसके खिलाफ नहीं। वही अमेरिका चालाकी से हथियार तो भारत को देगा लेकिन साथ में कंडीशन भी लगाएगा और साथ ही साथ हथियारों के गोला बारूद भी जब मन चाहे तब बंद भी कर देगा। जिसमें अमेरिका का हित होगा यह वही काम करेगा। हथियारों की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा लेकिन फ्री में दे रहा है, मतलब समझिएगा। और अगर मान लीजिए कि भारत रूस के खिलाफ खुलकर खड़ा भी हो गया तो सामरिक तौर पर भारत के 2 शक्तिशाली दुश्मन हो जाएंगे, एक चाइना और दूसरा रूस। इन 2 दुश्मनों से भारत कैसे मुकाबला करेगा? और यूक्रेन युद्ध ने तो यही दिखाया है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं और युद्ध की स्थिति में देश सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ही मुकाबला कर सकते हैं। उधर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देश के उकसावे पर बहुत ही नुकसान हुआ है। युद्ध का परिणाम में कोई भी अभी तक जीतता नजर नहीं आ रहा। पूरा यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो चुका है। कितनी जानें जा चुकी हैं, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच चुकी है, किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा है और यह युद्ध नाटो बनाम रूस हो चुका है।